Hey everyone, Sarfraz this side again. Welcome to this channel. As you know, ह्यूमन फिजियोलॉजी की सीरीज को हमने स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अभी तक हम लोगों ने जो जाना है वो कुछ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था और हमने कुछ चीज़ें जानी, जैसे हमारे जो एक्सपिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स हमें देखने को मिलते हैं। लंग्स के बारे में हम लोगों ने जाना, जैसे कि किसी एक ह्यूमन इंडिविजुअल की अगर हम लोग बात करें तो 1 पेयर लंग्स प्रेजेंट होते हैं जो थोरेसिक कैविटी में होंगे और इसके जो लंग्स के जो नीचे होगा वो डायफ्राम प्रेजेंट होता है। एयर का हमने पाथ देखा था, सबसे पहले जो एयर आती है वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के थ्रू जाएगी, नेजल पासेज, नेजल चैम्बर, फिर उसके बाद में नेजोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया को मूव करेगी और ट्रैकिया के बाद में फिर हमने देखा प्राइमरी ब्रोंकाई आता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई आता है, टर्शरी ब्रोंकाई आता है, उसके बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल होगा और उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल होगा, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल हमने देखा, उसके बाद में स्टार्ट होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ठीक है, तो इतनी चीजें हम लोगों ने जान ली थी। अब हम लोग बात करेंगे कि जो ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है, जो ब्रीदिंग की मैकेनिज्म है वो किस तरीके से कंप्लीट होती है। ब्रीदिंग की मैकेनिज्म को समझने के लिए हम लोग अब एक एक लाइन को डिकोड करेंगे। किसी एक इंडिविजुअल में ब्रीदिंग की प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट होती है, जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है वो कैसे करके परफॉर्म करती है किसी भी एक इंडिविजुअल में। जो ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है वो 2 स्टेज में कंप्लीट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन को एक और नाम से हम लोग जानते हैं इनहेलेशन, और एक्सपिरेशन का जो नाम है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सहेलेशन। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास में ये इंस्पिरेशन है, इस इंस्पिरेशन को हम लोग बोलेंगे इनहेलेशन। क्या बोलेंगे? इनहेलेशन। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास में ये जो एक्सपिरेशन है, एक्सपिरेशन की जो प्रोसेस होती है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन। ठीक है, तो इनहेलेशन हो गया और एक्सहेलेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ये 2 स्टेजेस होती हैं जो ब्रीदिंग की मैकेनिज्म को कंप्लीट करेंगी। बाय विच अब इंस्पिरेशन क्या होता है? एटमॉस्फेरिक एयर का ड्रॉन इन, मींस ड्रॉन इन का मतलब है अंदर आना, इनटेक करना एटमॉस्फेरिक एयर को, इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। सेम वे में अगर हम एक्सपिरेशन की बात करें तो एल्वियोलर एयर का रिलीज आउट करना इज कॉल्ड एक्सपिरेशन। एटमॉस्फेरिक एयर का इनटेक करना इज कॉल्ड इंस्पिरेशन और एल्वियोलर एयर का रिलीज आउट करना इज कॉल्ड एक्सपिरेशन। आगे देखेंगे, मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट। ये जो एयर का आना और जाना है ये प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है, जो कौन बनाते हैं? ये होगा लंग्स के बीच में और एटमॉस्फेयर के बीच में। ये प्रेशर ग्रेडियंट किस किस के बीच में होता है? लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में ये प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन किया जाता है। इंस्पिरेशन कैन अकर्स, इंस्पिरेशन की प्रोसेस कब होगी? बहुत ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट लाइन है। इंस्पिरेशन कब प्रोसेस होगा? जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर अगर कम है, ठीक है, लेस देन किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तब हम कहेंगे कि इंस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है। दैट इज नेगेटिव प्रेशर। इसका मतलब है अगर हम कंपेयर करें तो नेगेटिव प्रेशर हमें देखने को मिलेगा लंग्स के अंदर। किससे कंपेयर करेंगे? अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कंपेयर करेंगे तो नेगेटिव प्रेशर हमें लंग्स के अंदर देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर हम एक्सपिरेशन की बात करें तो एक्सपिरेशन कब होगा? जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा होगा, हायर। ठीक है, हायर होता है किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा हुआ तब प्रोसेस कौन सा होगा? एक्सपिरेशन की प्रोसेस होती है। द डायफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स। अब इंस्पिरेशन की बात करें, जब इंस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो इसमें कुछ मसल्स भी अपना रोल प्ले करते हैं, जैसे डायफ्राम है और इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये 2 तरीके की होंगी, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। कौन कौन से मसल्स होंगी? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। कहां पर होते हैं? रिब्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। हेल्प करेंगे किसमें? जनरेट करने में। किसको? ग्रेडियंट को, प्रेशर ग्रेडियंट को जनरेट करने में ये मसल अपना रोल प्ले करते हैं। अब देखिए इंस्पिरेशन इनिशिएटेड कैसे होगा? इंस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट तो जब डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, डायफ्राम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करेगा हम कहेंगे अब इंस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है। कैसे होगी इंस्पिरेशन? डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया और ऐसा करने से होगा क्या? थोरेसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम होता है
वो इंक्रीज करने लगता है। और अगर थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, मतलब उसी टाइम पर हम कह सकते हैं कि पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। और ये किस एक्सिस पर होगा? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पर ये वॉल्यूम इंक्रीज करता है। मैं ये बात बता चुका हूं, यहां पर फिर से मैं दोबारा से बता रहा हूं। जैसे हमारे पास में ये है ट्रैकिया, ठीक है, और यहां पर प्रेजेंट है लंग, यहां पर क्या प्रेजेंट है? लंग्स, ठीक है, और यहां पर होगा ये डायफ्राम। अब जैसे ही एयर अंदर पास आया, ट्रैकिया के थ्रू अंदर आएगा, अब ये डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होगा। जब डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होगा तो अब ये डायफ्राम हमें कुछ यहां पर इस तरीके से देखने को मिलेगा, जो फ्लैट शेप में आ जाएगा। अब यहां से लेकर यहां तक इतना सरफेस एरिया मींस इतना वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है थोरेसिक चैम्बर का। तो थोरेसिक चैम्बर का जब इतना सरफेस एरिया, इतना वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो यहां पर थोरेसिक चैम्बर के साथ जस्ट अटैच होता है पल्मोनरी चैम्बर। तो पल्मोनरी चैम्बर का साइज भी इंक्रीज हो जाता है। और जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर कम होगा। ये बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वॉल्यूम के। ये बॉयल्स लॉ है, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। प्रेशर कम है किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा और पल्मोनरी प्रेशर कम, इससे क्या होगा? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होगा और एयर जो एटमॉस्फेयर की होगी वो सारे की सारे एयर इस लंग्स के अंदर पास कर जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इंस्पिरेशन की प्रोसेस हो जाती है। और क्या होगा? अब इस इंस्पिरेशन की प्रोसेस में थोड़ा सा और जान लेते हैं। यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का, और इससे होगा क्या? जो रिब्स होंगे और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होंगे ये लिफ्ट अप करते हैं या मूव अप करते हैं। आप एक बार इंस्पिरेशन की प्रोसेस करके देखो, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात चल रही है, हमारी अपनी बात हो रही है, तो आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। इंस्पिरेशन करो, यहां पर हाथ रखो, आप फील कर पाएंगे कि जो हमारे रिब्स हैं वो ऊपर की साइड में लिफ्ट अप हो रहे हैं, मूव अप हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है। आगे कह रहा है ये जो स्टर्नम होता है, ठीक है, और जो पीछे हमारे रिब्स हैं, रिब्स पीछे जुड़े हुए वर्टिब्रल कॉलम से, और हमारे सामने है स्टर्नम। जब हम इंस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं तो ये जो स्टर्नम है ये भी ऊपर की तरफ मूव करेगा, और पीछे वर्टिब्रल कॉलम कहां पर है? डॉर्सल साइड में। स्टर्नम कहां पर है? वेंट्रल साइड में। तो यहां पर हमें जो मूव अप देखने को मिलेगा वो कौन से एक्सिस पर देखने को मिलेगा? डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ओवरऑल इंक्रीज द थोरेसिक वॉल्यूम, ठीक है। हम कह सकते हैं कि इस पूरी प्रोसेस के पीछे, पूरे मैकेनिज्म के पीछे क्या होगा? थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। और अगर थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, और पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो ऐसा करने से होगा क्या? पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो इससे क्या होगा? डिक्रीज होगा क्या? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। पल्मोनरी वॉल्यूम के इंक्रीज करने से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, ठीक है, और अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। जस्ट इसका अपोजिट है। लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हमें देखने को मिलेगा, और ऐसा करने से होगा क्या? बाहर की जो एयर होगी वो अंदर की तरफ मूव करेगी, लंग्स में आ जाएगी, और ये पूरी की पूरी प्रोसेस, ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म क्या कहलाएगा? इंस्पिरेशन कहलाएगा, ठीक है। अब जस्ट इसकी अपोजिट प्रोसेस होगा, इसका अपोजिट मैकेनिज्म होगा। अब क्या होगा? रिलैक्सेशन होगा। अभी क्या हो रहा था? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। अब रिलैक्सेशन होगा किसका? डायफ्राम का। जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी रिलैक्स मोड पर पहुंच जाएंगी, अपनी सेम पोजीशन पर पहुंचेंगे, और डायफ्राम भी अपनी सेम पोजीशन पर पहुंच जाएगा, स्टर्नम अपने सेम पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। ये सब कुछ नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा, और जब नॉर्मल पोजीशन पर आएगा तो अभी जो थोरेसिक वॉल्यूम का साइज इंक्रीज हुआ था तो ये थोरेसिक वॉल्यूम का साइज अब क्या होगा? डिक्रीज होगा। और जब थोरेसिक वॉल्यूम का साइज डिक्रीज होगा तो पल्मोनरी का साइज भी डिक्रीज होगा, मतलब रेड्यूस होगा, ठीक है। तो रेड्यूस हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, अब बताओ, पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा 100%, तो इंक्रीज होगा क्या? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो अब हम लोग कहेंगे कि लंग्स का जो प्रेशर है वो ज्यादा है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है। अब फिर से मूव होगा हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, लंग्स में एयर प्रेजेंट होगी जिसका नाम है CO2। कौन सी गैस होगी? CO2 गैस होगी, ठीक है। यहां पर ये इंपॉर्टेंट है भाई, CO2 यहां पर प्रेजेंट होगा लंग्स के अंदर, और ये लंग्स से बाहर की तरफ रिलीज आउट हो जाएगी। इस मैकेनिज्म को हम लोग बोलेंगे क्या? एक्सपिरेशन। क्या बोलेंगे? एक्सपिरेशन। आया समझ में? तो बहुत इजी सिंपल सा प्रोसेस है कि अगर पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा है तो एक्सपिरेशन होगा, और पल्मोनरी प्रेशर कम है तो इंस्पिरेशन होगा, ठीक है। पल्मोनरी प्रेशर कम,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा तो बाहर से अंदर की तरफ गैस का मूव होगा, और अगर पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा और बाहर का प्रेशर कम तो फिर लंग्स से बाहर की तरफ मूवमेंट होगा जो CO2 की फॉर्म में होगा। तो इनटेक कर रहे हैं हम लोग क्या, ऑक्सीजन, और रिलीज आउट कर रहे हैं क्या, CO2। ठीक है, अब देखो जरा यहां पर ध्यान से समझना भाई, जो चीज अभी आप लोगों ने देखा है उसको यहां पर स्ट्रक्चर के जरिए समझना। अभी मैं आपको बता रहा था ये हमारे पास में लंग्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये लंग्स है। अब क्या होगा, ये जो एयर होगी, एयर एटमॉस्फेयर की एयर है। ठीक है, ये अंदर की तरफ आ रही है। ये अंदर की तरफ कब आएगी, जब ये डायफ्राम हमारा कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। मैं अभी आपको ये चीज दिखा रहा था बना करके। जैसे ही इसने कॉन्ट्रैक्शन किया तो इसका साइज इंक्रीज होगा, यहां से यहां तक थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मतलब पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। जब पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो ऐसा करने से क्या होगा, तो प्रेशर डिक्रीज होगा। प्रेशर डिक्रीज हुआ किसका, पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो गया। पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हुआ, एयर अंदर आई, और कौन सी एयर आई, O2 की फॉर्म में हमारे पास में लंग्स की तरफ एयर मूव कर जाती है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहलाता है क्या, इंस्पिरेशन। ठीक है, अब नीचे की तरफ देखो क्या होता है, जब इंस्पिरेशन की प्रोसेस हो जाती है उसके बाद में इंटरकॉस्टल मसल्स और इसके अलावा जो डायफ्राम है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर पहुंचेगा, रिब्स अपने नॉर्मल पोजीशन पहुंचेंगी, और ऐसा करने से क्या होगा, अब हमारे जो लंग्स है उसका जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो डिक्रीज करेगा, और थोरेसिक वॉल्यूम है वो डिक्रीज करेगा। अब वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो पल्मोनरी प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अब पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा और एटमॉस्फेरिक का प्रेशर कम, तो अंदर से जितनी भी गैस होगी CO2 की फॉर्म में रिलीज आउट हो जाएगी। ये कहलाएगा क्या, एक्सप्रेशन। क्या कहलाएगा, एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आई होप कि आपके बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ चुकी होगी। अगर समझ में आया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास में एबिलिटी होती है कि हम इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन का जो स्ट्रेंथ है उसको अपने पोटेंशियल के थ्रू इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स। जब हम लोग अपने पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे, स्ट्रेंथ के साथ में इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन की प्रोसेस करेंगे, तो इसमें जो मसल्स अभी तक हम लोग यूज कर रहे थे, इसके अलावा डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स, इसके अलावा हमें कुछ और एडिशनल मसल्स का यूज करना पड़ता है जिसको बोलते हैं एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है, एब्डोमिन में प्रेजेंट है मसल्स, उनको बोलेंगे एब्डोमिनल मसल्स। आप एक बार एक नॉर्मल हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक बार आप करके देखो, और उसके बाद में एक बार आप फुल्ली फोर्सफुली इंस्पिरेशन करके देखो और एक्सप्रेशन करो। आप देखेंगे कि खुद फील कर पाएंगे इस चीज को कि आपके एब्डोमेन में कुछ ना कुछ फीलिंग्स हो रही हैं। तो इस चीज को हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारे जो एब्डोमेन में मसल्स प्रेजेंट हैं वो फोर्सिवली इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, एक जो हेल्दी पर्सन होता है वो 12 से 16 बार, यहाँ इंपॉर्टेंट है, आपको पॉइंट ध्यान रखना है, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट ब्रीदिंग की प्रोसेस करता है कोई एक हेल्दी पर्सन। ठीक है, अगर हमें डायग्नोज करना है तो हम लोग यूज करेंगे किसका, स्पायरोमीटर का, और इस हम लोग पता कर सकते हैं किसको, पल्मोनरी फंक्शन को पता किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर। तो यहां तक हमारा मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाता है। अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा जिसमें हम लोग वॉल्यूम और कैपेसिटीज के बारे में जानेंगे। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। ठीक है, तो बात करेंगे वॉल्यूम और कैपेसिटीज के बारे में। हमारे पास में टोटल जो वॉल्यूम्स होते हैं वो 4 वॉल्यूम हमें देखने को मिलेंगे, जैसे टाइडल वॉल्यूम हो गया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसके अलावा एक और हमें देखने को मिलेगा रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो एक एक करके इसको समझ लेते हैं क्या होता है। टाइडल वॉल्यूम जो हमारी नॉर्मल रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, नॉर्मल ब्रीदिंग है, उसमें आप जो इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन कर रहे हो ये कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, ये कितना होगा, 500 ml होता है। इसका मतलब क्या है, एक हेल्दी मैन जो इंस्पायर और एक्सपायर करता है लगभग 6000 to 8000। अब ये कहां से आया, जैसे हमारे पास में ये 500 ml है। ठीक है, अभी हमने देखा पर मिनट कोई एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 12 to 16 टाइम ब्रीदिंग की प्रोसेस करता है, इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन करता है। ठीक है, तो अगर हम 12 से 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में 6000 आएगा, और अगर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8000 आएगा। तो ये कोई एक हेल्दी पर्सन पर मिनट 6000 to 8000 इंस्पायर और एक्सपायर हेल्दी पर्सन कर सकता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब आगे देखिए, ये क्या है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर है। कोई एक पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबली इंस्पिरेशन, हम लोग कहेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन शॉर्ट IRV, जो होता है कितना है 2500 to 3000 ml। बात करेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, इन शॉर्ट हम लोग इसको ERV के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। ये क्या है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर
पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबली एक्सप्रेशन। ये क्या है? फोर्सिबली इंस्पिरेशन, और ये क्या है? फोर्सिबली एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक्सपिरेटरी फोर्सिबली एक्सप्रेशन, इंस्पिरेटरी फोर्सिबली इंस्पिरेशन, इंस्पिरेटरी IRV, एक्सपिरेटरी ERV। ठीक है, इंस्पिरेटरी कितना है? 2500 to 3000 ml। अब देखिए ये कितना हो गया? 1000 to 1100 ml। ये हमारे पास में ERV की वैल्यू निकल कर आती है। ओके, अब बात करेंगे हम लोग रेजिडुअल वॉल्यूम की। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर। किसका वॉल्यूम? एयर का, जो रिमेन होता है, रिमेनिंग इन लंग्स, किसके बाद में? आफ्टर फोर्सिबली एक्सप्रेशन। रिमेनिंग वॉल्यूम इन लंग्स इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। किसके बाद में? फोर्सिबली एक्सप्रेशन के बाद में। और ये वैल्यू होती है कितनी? 1100 to 1200 ml। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेटा आपसे एग्जैक्ट पूछा जाता है और आपको ये ध्यान रखना है। By adding up a few respiratory volumes described above, one can derive various pulmonary capacities। ठीक है, इन जो वॉल्यूम है इनके बेस पर हम लोग कैपेसिटीज को डिफाइन कर सकते हैं, which can be used in clinical diagnosis। इसका यूज किस लिए किया जाएगा? क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए हम लोग कैपेसिटीज का यूज करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे हम लोग IC, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर। इंस्पिरेटरी की बात कर रहे हैं तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो इंस्पायर कर सकता है नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद में, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के नाम से जानेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी? टीवी और IRV। अब देखो टीवी कितना है, आपने अभी पढ़ा है। टीवी हमारे पास में था कितना? 500। टीवी हमारे पास में कितना था? 500 प्लस अभी आपने देखा हमारे पास में ये जो IRV की वैल्यू थी वो कितनी थी? 2500। तो हमारे पास में कितना आएगा? 3000। या फिर अगर हम 25 की जगह 3000 ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3500। ठीक है, तो ये हमारे पास में 3000 to 3500 ml की वैल्यू निकल कर आती है। किसकी? IC की। ये IC है। ठीक है, आगे देखेंगे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। टोटल वॉल्यूम ऑफ पर्सन कैन एक्सपायर। ठीक है, एक्सपायर कर सकता है किसके बाद में? नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद में। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बोलेंगे। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे हम लोग? टीवी प्लस ERV। अब देखो अगर आपको EC की वैल्यू निकालना है, EC इक्वल्स टू कितना आएगा? EC तो हमारे पास में टीवी वही 500 है और प्लस आप ERV को इंक्लूड कर दो इसमें। ERV हमारे पास में कितना है? 1000 से 1100 होता है। तो अगर आप 1000 ऐड करोगे तो 1500 हो जाएगा, और अगर 1100 ऐड करोगे तो 1600 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में निकल कर आएगा EC। ये EC है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है क्या? FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स। नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद जो लंग्स में वॉल्यूम रिमेन रह जाता है उसको हम लोग बोलेंगे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब इसमें क्या क्या चीजों को ऐड करेंगे? ERV प्लस RV। अब अभी आपने देखा RV की वैल्यू हमने निकाली। RV कितना होता है? ठीक है, RV अभी आपको पता चला है कितना है? 1100 to 1200। 1100 to 1200। ठीक है, और हमारे पास में जो वैल्यू है ERV की, ERV कितना है? 1000 से 1100। ठीक है, तो 1000 से 1100 अपने पास में निकल कर आया क्या? ERV। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि हमारे पास में ये जो वैल्यू होगी 2100 से 2300 होती है। तो हम कह सकते हैं FRC इक्वल्स टू 2100 to 2300। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया और इन दोनों को ऐड कर दिया। सही है, ये हमारे पास में FRC निकल कर आती है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसकी? वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सप्रेशन। फोर्स्ड एक्सप्रेशन के बाद जो मैक्सिमम वॉल्यूम एयर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाइटल कैपेसिटी। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? ERV, TV और IRV। अब देखो हमारे पास क्या आ रहा है? VC की वैल्यू आ रही है। ठीक है, VC। वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू में डायरेक्टली यहां पर पुट कर दे रहा हूं, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। 4000 to 4600 हमारे पास में VC की वैल्यू निकल कर आती है। 4000 to 4600। इसी तरीके से हम लोग टोटल लंग कैपेसिटी, अभी तक आपने जितने भी वॉल्यूम्स ऐड किए हैं यहाँ पर सारे के सारे वॉल्यूम को हम लोग ऐड कर लेंगे तो हमारे पास में निकल कर आ जाएगा क्या? TLC। ठीक है, तो अगर हम TLC की वैल्यू निकालेंगे तो TLC क्या होगा? TLC इक्वल्स टू
क्या आएगा, मैं डायरेक्टली इसकी भी वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। हमारे पास में टीएलसी की वैल्यू आएगी 51002 5800, ये हमारे पास टीएलसी की वैल्यू निकल कर आती है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तक हम लोगों ने जो वॉल्यूम और कैपेसिटी का कंप्लीट किया है पोर्शन, वो आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर सारे के सारी कैपेसिटीज़ हमारे पास में आती हैं और यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कैपेसिटीज़ को याद करने की जरूरत भी नहीं होगी, अगर आपको वॉल्यूम्स की वैल्यूज पता है तो आप कैपेसिटीज़ को बस आराम से निकाल सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे जिसका नाम होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस।